इन हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं एक ऐसे रिपोर्ट से जो निस्संदेह अब आपके चेहरे पर एक मुस्कान लाने के लिए कैपेबल है। SU-57 वो एयरक्राफ्ट जिसका इंतजार हम सबको काफी लंबे समय से था कि वो भारत कब आएगा। तो चलिए अब आपका इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि हर्षवर्धन ठाकुर सर ने अपने अकाउंट से दो इंटरेस्टिंग वीडियोस पब्लिश करी हैं। पहली वीडियो है SU-57 फैलन को लेकर के, जहां पर ये एयरक्राफ्ट आप जिस स्थान पर देख रहे हैं वो रशिया नहीं है, बल्कि वो हमारा बेंगलोर है। और बेंगलोर में जो SU-57 फैलन है ये तकरीबन हफ्ते भर पहले आ चुके हैं और अब ये यहीं रहेंगे। और ये इस समय स्टैटिक डिस्प्ले और जो एरियल डिस्प्ले है उसमें हमें देखने को मिलने वाले हैं। और ये चीज़ें हमें पहले ही पता चल गई थी, क्योंकि इसके पहले जो स्पुतनिक इंडिया है उन्होंने एक इम्पोर्टेंट ट्वीट किया था 4 घंटे पहले। आज से तकरीबन 4 घंटे पहले यहाँ पर एक ट्वीट हुआ था जहाँ पर उन्होंने कंफर्म कर दिया था कि द रशियन SU-57 इज हेडिंग टू इंडिया फर्स्ट टाइम एवर, द ओनली 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट टू प्रूव कॉम्बैट रेडीनेस इन रियल वॉर। तो वहाँ पर ट्वीट्स के माध्यम से उन्होंने कहा था कि SU-57 भारत के लिए चल चुका है और अब वो भारत पहुँच भी चुका है। ये इकलौता एयरक्राफ्ट है रशिया के हिसाब से जिसने रियल वॉर कॉम्बैट में खुद को प्रूव किया है, और रशिया इसको लेकर बहुत ज़्यादा क्लेम कर चुका है। रशिया ने यह भी कहा है कि रशिया भारत को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है इन एयरक्राफ्ट्स की। और इसके अलावा अगर हम रोजबोरोन एक्सपोर्ट की बात करें तो इनके CEO एलेक्जेंडर मिखेव ने मीडिया से बात करते हुए कुछ महत्वपूर्ण पहलू अपने ऑफर्स के सामने रखे हैं। यहाँ पर एलेक्जेंडर मिखेव ने ये कहा है कि हम भारत को न सिर्फ SU-57 का वेरिएंट ऑफर कर रहे हैं, बल्कि हम भारत को जॉइंट प्रोडक्शन के लिए इन्वाइट करते हैं, और भारत का जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसमें हेल्प करने के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। SU-57 को लेकर बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि ये एक कटिंग एज मशीन है जो कि अलग अलग आर्सेनल को डिप्लॉय करने में सक्षम है। इसमें हाई प्रिसीजन गाइडेड मिशन वेपन्स शामिल हैं। इसके अलावा ये एनिमी रेडार्स के लिए डिटेक्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और उन्होंने इसको लेकर कुछ प्रूफ भी सामने रखे हैं। उन्होंने कहा कि SU-57 फैलन ने ऑलरेडी जो रियल लाइफ कॉम्बैट है वो देख रखी है। और यूक्रेन का हवाला देते हुए उन्होंने ये कहा कि यूक्रेन में SU-57 फैलन के अगेंस्ट बहुत सारे जो एडवांस डिफेंस सिस्टम है वो डिप्लॉय किए गए थे, जिसमें अमेरिकी पैट्रियट, NASAM और EDST जैसे सिस्टम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनमें से कोई भी सिस्टम जो SU-57 फैलन है उनको देख तक नहीं सका, और इसने अपने मिशंस को एग्जीक्यूट कर लिए। SU-57 को लेकर अगली जो रिपोर्ट उन्होंने सामने रखी उसमें कहा कि ये हर प्रकार के थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए सक्षम है। फिर चाहे इसमें आप लॉन्ग रेंज की डॉग फाइट हो, आप उसको देख लीजिए, या फिर इसमें आप एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक मिशन हो उनको देख लीजिए। और बहुत सारे इसमें सिस्टम ऐसे हैं लॉन्ग रेंज के जो F-35 के आर्सेनल में मिसिंग हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक तरफ जहां इसमें किंजाल जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल कैरी करने की कैपेबिलिटी है, तो इसमें R-37M जैसी एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज की जो मिसाइल है वो भी ये एयरक्राफ्ट कैरी कर सकता है, जो कि F-35 में अभी भी जो उसकी कमी है वो महसूस होती है। इसके बाद रशिया ने यह भी कहा कि हम SU-57E को लेकर भारत के साथ लगातार संपर्क में हैं, और हम इसका सीरियल प्रोडक्शन भारत के साथ शुरू करना चाहते हैं। और इसके अलावा भारत की जो रिक्वायरमेंट है वो हमसे अच्छा कोई नहीं समझता है। जो विजिटर होंगे वो रशियन पवेलियन में इन एयरक्राफ्ट को देख पाएंगे, और यहाँ पर जो वर्चुअल रियलिटी फ्लाइट सिमुलेटर है वो भी हमें देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के SU-57 फैलन को लेकर रशिया ने फाइनल दांव खेल दिया है। अब ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि भारत इस दांव को कितना ज़्यादा स्वीकार करता है, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि MRFA प्रोग्राम हमारा ऑलमोस्ट ठंडे बस्ते में जा चुका है, और इस प्रोग्राम से हमें अब कोई खास उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि 2024 में जिस प्रोग्राम को फाइनलाइज हो जाना चाहिए था वो 2025 में भी आगे नहीं बढ़ सका है। और ये दिखाता है कि ये प्रोग्राम कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ का सामना कर रहा है। भारतीय वायुसेना के पूर्व एयर मार्शल तो यहाँ तक कहते हैं कि हम $25 बिलियन ऐसे प्रोग्राम में खर्च करने वाले हैं जो कि 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा, और ये हमें 2030 से 32 तक मिलेंगे। और ऐसे में आप खुद सोचिए कि क्या ये एयरक्राफ्ट हमारे लिए उस समय रिलेटेबल होंगे। एक तरफ जहां हमारे एडवर्सरीज एडवांस 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट्स को डिप्लॉय कर रहे होंगे, तो हम उस समय 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट्स की डिलीवरी का वेट कर रहे होंगे कि कब ये एयरक्राफ्ट हमको मिलें, कब हम अपनी ताकत को बढ़ाएं। लेकिन उसके जगह अगर हम 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पर जाते हैं तो कम से कम हमारे पास बेनिफिट ये होगा कि हम थोड़ा रिलेटेबल तो बने रह सकेंगे। वहीं जब बात आती है F-35 या SU-57 फैलन जैसे प्लेटफॉर्म की, तो निस्संदेह भारतीय वायुसेना के लिए इनको चूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसके बहुत सारे फैक्टर हैं। अगर हम पहले बात कर लें F-35 के बारे में, तो आप सबको पता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हिंट तो दे रहा है कि F-35 भारत को ऑफर किए जा सकते हैं, और कुछ तो जो अमेरिकी न्यूज़ हैंडल्स हैं वो ये तक दावा करते हैं कि पेंटागन का एक डेलीगेशन भारत पहुंचेगा
जहाँ पर बेसिस को इंस्पेक्ट किया जाएगा और देखा जाएगा कि कहाँ कहाँ F-35 डिप्लॉय किए जा सकते हैं। यानी कि अगर हम इसका एक पूरा सारांश निकालें तो वो ये है कि अमेरिका अपनी मनमानी यहाँ पर चलाएगा अगर F-35 देगा, तो वहीं कुछ भारत के जो वायुसेना के अधिकारी हैं वो ये मानते हैं कि F-35 भारत के लिए तब तक सेंसलेस है जब तक हमें इसके जो मिशन कंप्यूटर का सोर्स कोड है और रेसर रडार की फुल एक्सेस है वो नहीं मिल जाती, क्योंकि भारत अपनी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से इस एयरक्राफ्ट को ढालेगा। इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होंगे, इंडिया स्पेसिफिक कस्टमाइजेशंस किए जाएंगे और बहुत ही मुश्किल है कि अमेरिका से हमें इसकी परमिशन मिलेगी और क्या हम इसे इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर पाएंगे, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होगा। क्योंकि आप सब जानते हैं जितने भी देश अमेरिकी फाइटर्स को ऑपरेट करते हैं कहीं ना कहीं उनका कंट्रोल अमेरिका के हाथ में अवश्य होता है। तो वहीं भारतीय वायुसेना की कुछ पूर्व एयर मार्शल जैसे कि अनिल चोपड़ा सर हो गए और दूसरे अधिकारी हो गए, उन्होंने ओपनली F-35 जो SU-57 फैलन है इसका सपोर्ट किया है, क्योंकि उनकी बात माने कि ये ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी को ऑफर करेगा, इससे ज़्यादा हमें स्वतंत्रता मिलेगी ऑपरेट करने की और हम अपने ज़रूरत के हिसाब से सारे वेपन सिस्टम इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। उसके पीछे का तर्क ये दिया जाता है कि भारत दशकों से रशियन फाइटर्स का निर्माण करता आया है, फिर चाहे वो पुराने MiG-21 हो, MiG-23 हो, MiG-27 हो या फिर MiG-29 हो या फिर सुखोई 30 MKI हो। ये सभी नासिक डिवीज़न में बनाए जाते हैं और हमारे पास पूरी की पूरी जो असेंबली लाइन है ये पड़ी हुई है और रशिया ने पहले भी कहा है कि इन्हीं असेंबली लाइन को मॉडिफाई करके आप SU-57 फैलन का जो प्रोडक्शन है वो शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा जो एडवांसमेंट है इंडियन सिस्टम्स की, उसको लेकर अब आपने तो खुद सुन ही लिया है कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके अलावा जो कह सकते हैं जॉइंट प्रोडक्शन है इसका ऑफर दिया गया है, तो उसके लिए भी भारत को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस ज़रूरत इस चीज़ की है कि भारत को अब यहाँ पर बिना दबाव के जो निर्णय हैं वो तुरंत लेने चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना एक के बाद एक क्रैशेस में अपने एयरक्राफ्ट खोती जा रही है। जैसे आज ही भारतीय वायुसेना का एक मिराज 2000 क्रैश हो गया है ग्वालियर में। तो ऐसे में भारतीय वायुसेना को एयरक्राफ्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये ज़रूरतें सिर्फ डिस्कशन से पूरी नहीं होंगी, हमें जो स्ट्रॉन्ग कदम है वो उठाने पड़ेंगे और वो अपॉर्चुनिटी हमारे सामने खड़ी है। एक्सपर्ट्स तो यही मानते हैं कि भारत को रशिया के साथ जो बातचीत है वो कर लेनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके जो डील है उसको फाइनलाइज करना चाहिए। हालांकि भारतीय वायुसेना ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं करी है, वो एमका को लेकर प्रतिबद्ध हैं, लेकिन जो रिपोर्ट्स है वो यही इंगित कर रही हैं कि ज़रूरत पड़ने पर भारत 1 से 2 स्क्वाड्रन जो है SU-57 फैलन की वो ले सकता है। तो आपको क्या लगता है भारत को कौन सा एयरक्राफ्ट लेना चाहिए? आपके हिसाब से क्यों F-35 लेना चाहिए और क्यों SU-57 फैलन लेना चाहिए? किसमें भारत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होगा, आप ये भी बताइए, और किसके साथ हमें ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेंगे, आप ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके अलावा आप ये भी बताइए कि आप SU-57 को लेकर कितने इंटरेस्टेड हैं एरो इंडिया में, क्या आप जा रहे हैं या नहीं। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आशा करते हैं कि अब आप SU-57 के मनोवर्स को एंजॉय करने का वेट कर रहे होंगे।